नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट शो जो हमने तय किया कि 10 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 10 मिनट यानी ठीक 10 मिनट हो सकते हैं या उससे 1-2 मिनट आगे पीछे भी हो सकते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ विद्वान जिनकी चर्चा आज हम क्लास में करेंगे, उनमें सबसे पहले हमें मालूम है कि प्लेटो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सबसे बुजुर्ग बूढ़े पुराने व्यक्ति हैं। तो प्लेटो ही सर्वप्रथम आचार्य हैं, सर्वप्रथम विद्वान व्यक्ति हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के। तो प्लेटो प्रत्ययवादी और आत्मवादी आचार्य हैं माने जाते हैं। हम जब पश्चिम की चर्चा कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा 5वीं सदी से चल रही है, ठीक है। और प्लेटो से प्रारंभ होकर ये एओन नामक संवाद में मिलती है। प्लेटो के एओन से प्रारंभ होती है। तो प्लेटो ने एओन लिखा है, यह हमें पता चल रहा है। ये एओन प्लेटो लिखते हैं, प्लेटो की रचना है। प्लेटो प्रत्ययवादी आचार्य हैं, प्रत्ययवादी आत्मवादी दार्शनिक हैं। तो प्लेटो की और कौन कौन सी रचना है जिन पर चर्चा होना चाहिए? एक क्रातिलिस प्लेटो की रचना है। प्लेटो की रचना गोर्जियस गोर्गियस प्लेटो की रचना है। फेद्रुस प्लेटो की रचना है। फ्लेबुस प्लेटो विचार गोष्ठी, जिसको सिंपोसियम कहते हैं, सिंपोसियम का ग्रंथ। और इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक, रिपब्लिक इनकी दर्शन से संबंधित बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है प्लेटो की। लॉज इनकी पुस्तक है। तो प्लेटो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक चिंतन है। प्लेटो का दर्शन हम लोग पढ़ते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संबंध में जो पहली पुस्तक है वो इयोन नाम की मिलती है, इयोन नाम के संवाद में मिलती है, हमें ये ध्यान रखना है। तो इयोन से पश्चिम का काव्य दर्शन, काव्य शास्त्र, साहित्य चिंतन प्रारंभ हो रहा है। अब आगे प्लेटो ने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया और काव्य हेतु की चर्चा करते हैं। काव्य हेतु कौन कौन से हैं? हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में जब काव्य हेतु की चर्चा करते हैं तो प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास उसके अंतर्गत आती है। प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास वही काव्य हेतु इनके यहाँ क्या है, वो यहाँ चर्चा होती है। ईश्वरी उन्माद को भी काव्य हेतु इन्होंने माना है, ईश्वरी उन्माद भी काव्य हेतु है, ऐसा ये मानते हैं प्लेटो। काव्य सृजन देवी शक्तियों से प्रेरित होकर होता है। हम लोग कहते हैं प्रतिभा जो ईश्वर प्रदत्त है, जो प्रकृति देती है, उसी को प्लेटो कहते हैं कि काव्य देवी है जो हमको ये काव्य देती है, यानी देवी शक्तियों से काव्य हम लोग लिख पाते हैं। प्लेटो इसको म्यूजिज कहते हैं, काव्य हेतु को म्यूजिज प्लेटो ने संज्ञा दी। स्वयं एक कवि प्लेटो थे, खुद भी कविताएं लिखते थे प्लेटो, और इनकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स इसमें संकलित हैं। और रिपब्लिक पुस्तक इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें लिखते हैं दास्ता मृत्यु से भी भयावह है, प्लेटो का कथन है, जो रिपब्लिक पुस्तक में आप सबको मिलता है। प्लेटो के बाद दूसरे दार्शनिक हुए अरस्तु। प्लेटो के ही शिष्य हैं, इनके ही गुरु प्लेटो थे। अरस्तु के शिष्य जो है अलेक्जेंडर थे, सिकंदर। जो सिकंदर जो विश्व विजेता बना वो अरस्तु का ही शिष्य था, एरिस्टोटल का शिष्य, जिसको हम इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। अरस्तु पूर्ण ज्ञान की परिभाषा देते हैं, कहते हैं ज्ञान की सभी शाखाओं में आबाद गति, इनका कथन है। ग्रंथों की संख्या 400 बताई जा रही है। 3 कौन कौन से हैं? पेरिपोइटकेस काव्यशास्त्र का ग्रंथ, टेक्नेस तेरेत्केर्स भाषा शास्त्र का ग्रंथ, और वसीयतनामा दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र। क्योंकि वहां दास प्रथा पश्चिम में बहुत ज्यादा फैली हुई थी, इसलिए दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र वो अरस्तु के यहाँ मिल रहा है। वसीयतनामा जो है, तो वसीयतनामा दास प्रथा से मुक्ति का, लेकिन हमें काव्यशास्त्र की चिंता कर रहा है तो पेरिपोइटकेस है काव्यशास्त्र का ग्रंथ। काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते, कहते बिना छंद के भी काव्य लिखा जा सकता है, अरस्तु द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने अयोगी कला, फाइन और ललित कला को भेद स्पष्ट किया, यानी फाइन आर्ट क्या है और हमारी हमारी जो कला है, ललित कला है, ये क्या है। तो अयोगी कला, फाइन और आर्ट, इस सबको विभेद करा, इसका भेद स्पष्ट किया, और ललित कला को स्वायत्तता घोषित की कि अलग तरह की स्वायत्त है। कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है, ऐसा ये कहते हैं अरस्तु। बूचर क्या कह रहे हैं अरस्तु के बारे में? बूचर कहते हैं अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक अनुलेखन नहीं। यानी जब अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है तो अरस्तु के संबंध में बूचर उसकी विवेचना करते हुए कहते हैं कि मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक अनुलेखन नहीं। यानी पुनः उस बात को उत्पाद करके लिखना है, द्वारा लिखना है, ठीक है। अरस्तु के संबंध में ये बात हम जानते हैं। लोजाइंस तीसरे आचार्य इसी कड़ी में होते हैं, विद्वान व्यक्ति। इनकी पुस्तक है पेरुओप्सिम, इनकी पुस्तक है। प्रथम बार प्रकाशन 1554 में होता है। इतालवी विद्वान रेबोरेतुल्ला ने करवाया था। पेरुओप्सिम भाषण शास्त्र का, रिटोरिक का ग्रंथ है। भाषण शास्त्र उस समय ग्रीक में आदि में पढ़ाया जाता था, ग्रीक इत्यादि जगह, ठीक है। अंग्रेजी रूपांतर जॉन हॉल ने किया 1652 में। ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्सेंस, एलोक्विंसेस, ये ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्विंस, हिंदी में अलग अंग्रेजी में अलग।
ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक। उदात्त, लॉजेंस ने कहा उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, उदात्तता का सिद्धांत देते हैं। सर्वश्रेष्ठ काव्य को उदात्त कहते हैं कि उदात्त एक काव्य की वृत्ति है। उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखते हैं उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट यानी जो कहा नहीं जा सकता, ऐसा वैशिष्ट है, लोजाइंस कहते हैं। लोजाइंस क्या कहते हैं? उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम कैसिलियस नामक व्यक्ति ने किया। कैसिलियस व्यक्ति ने इसका सर्वप्रथम निरूपण किया, इसके बारे में विवेचना की, इसके बारे में लिखा। लोजाइनस के बाद जॉन ड्राइडन, ड्राइडन इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ड्राइडन की नाट्य काव्य है। ड्राइडन ने नाटक को मानव प्रकृति का यथा तथ्य और जीवंत प्रतिबिंब माना है। ये यथा तथ्य भी है, जीवंत प्रतिबिंब भी है। प्रतिभा को महत्व ये देते हैं, प्रतिभा को महत्व हमारे भारतीय आचार्य भी देते हैं, तो इन्होंने भी दिया। उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है, ऐसा इनका मानना है कि उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। साहित्य के प्रयोजन आनंद और शिक्षा को मानते हैं और कहते हैं कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है, आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। यानी साहित्य का उद्देश्य क्या है? मम्मट हमारे हिंदी काव्यशास्त्र में, भारतीय काव्यशास्त्र में, संस्कृत काव्यशास्त्र में मम्मट कहते हैं कि हमारे यहाँ यश प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोग निवारण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग काव्य को रचते हैं, काव्य प्रयोजन मानते हैं। लेकिन इन्होंने आनंद को माना, मम्मट भी आनंद मानते हैं, लेकिन आनंद के अलावा और कई चीज़ों को माना। इन्होंने सिर्फ आनंद और शिक्षा को माना है काव्य प्रयोजन। जॉन ड्राइडन की चर्चा कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की चर्चा करते हैं। वर्ड्सवर्थ जो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं उस समय, वर्ड्सवर्थ जो कविता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स इज द पोइट्री। तो पोइट्री क्या है उसके बारे में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, 1793 में प्रकाशित होता है। कॉलरिज के मित्र कॉलरिज और इन दोनों ने ही प्रवर्तन किया किसका? स्वच्छंदतावाद का। तो लिरिकल विलेट्स इन दोनों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जो कॉलरिज भी लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ भी लिखते हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र इसको कहा जाता है। यहाँ से स्वच्छंदतावाद, यहाँ से रोमांटिसिज्म की पोइट्री प्रारंभ हो रही है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यही है, इसी को इंग्लिश में लिखा है कि पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वर्ड्सवर्थ का यह भी मानना है कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। ये तो एक गलत तरह की अवधारणा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। काव्य और गद्य में सिर्फ छंद का अंतर नहीं। आगे बढ़ते, सैमुअल टेलर कॉलरिज, कॉलरिज की चर्चा करते हैं हम लोग। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है, 1817 में आया। महत्वपूर्ण गद्य रचना आप देख लो, द फ्रेंड एंड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट, बहुत बढ़िया। कॉलरिज क्या है? प्रत्ययवादी आचार्य हैं कॉलरिज। काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है, कॉलरिज के संबंध में पढ़ रहे हैं। कॉलरिज क्या कहते हैं? कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। तो काव्य का प्रयोजन क्या दिया? आनंद है, सत्य नहीं। और रचना के अन्य सभी प्रकारों से इसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो इसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप है। यानी कॉलरिज भी काव्य प्रयोजन आनंद को ही मानते हैं। हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्वानों को, दार्शनिकों को पढ़ रहे हैं इस 10 मिनट के टॉपिक में। कॉलरिज के अनुसार काव्य सृष्टि का मूलाधार कल्पना है, कल्पना से ही काव्य सृष्टि होती है। कल्पना सिद्धांत को देने वाले कॉलरिज है। भाषा संबंधी विचार है कि भाषा मानव मन का शस्त्रागार है, जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। बहुत मारक बात है, अपने जीवन में धारण करने योग्य बात है। कल्पना के संबंध में कहते हैं कि इसमें संवेगात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विषमवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले कॉलरिज हैं। कॉलरिज ही अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करते हैं। क्रोचे, क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। क्रोचे 1900 में अपना निबंध लिखते हैं, एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड द जनरल लिंग्विस्टिक। इसी निबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक 1902 में प्रकाशित हुआ। क्रोचे ला क्रिटिका पत्रिका का प्रकाशन यानी उसको संपादित भी करते हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, एस्थेटिक की चर्चा बहुत करते हैं। डिफेंस ऑफ पोइट्री, पोइट्री की डिफेंस की चर्चा करते हैं। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक अलेक्जेंडर गोटलीब वॉर्मगेटन ने किया, ठीक। क्रोचे एस्थेटिक लिखते हैं।
बामगार्टन को ही आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक बामगार्टन को ही माना। ठीक है। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, आत्मवादी भी माने जाते हैं। कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। कला निर्माण में प्रतिभा ही मूल कारण है कला निर्माण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे इलियट की चर्चा करते हुए इलियट ने द क्राइटेरियन का संपादन किया। द क्राइटेरियन पुस्तक है जिसका संपादन इलियट करते हैं। दी वेस्टलैंड के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल की चर्चा पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आ गई। नोबेल तब दिया जाने लगा था, उससे पहले पुराने लेखकों के समय नोबेल नहीं था, तो नोबेल 1948 में दी वेस्टलैंड को मिलता है। फेवर एंड फेवर के निदेशक हैं ये। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? द सेक्रेड वुड, होम्स टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सिलेक्टेड एसेज, एंसेंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इलियट से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इलियट की इन पुस्तकों का ध्यान हमें होना चाहिए। इलियट के गुरु का नाम भी यहाँ वर्णित है, आयरविंग बेबिट और जॉर्ज सांतयाना। अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपोत्पाद, बाय प्रोडक्ट कहा। यह काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है कि ये मेरे चिंतन का विस्तार है। ये हमने इलियट को पढ़ा। इलियट के बाद इलियट को और विस्तार से जानने के लिए इन्होंने एक लेख लिखा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, सेक्रेड वुड में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट निबंध। कार्ययात्री और भावयात्री प्रतिभा परस्पर पूरक, ऐसा इन्होंने कहा। इलियट ने रिचर्ड्स और एम्सन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ आलोचना कहा। नींबू निचोड़ आलोचना कहते हैं मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है, ऐसा भी इलियट का मानना है। इलियट के महत्वपूर्ण सिद्धांत मूर्त विधान, ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव और संवेदनशीलता का आश्चर्य, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये इलियट के सिद्धांत हैं। इलियट के अनुसार काव्य केवल पलायन है। काव्य को पलायन कहने वाले इलियट, कमाल के व्यक्ति इलियट है, महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण आचार्य। रिचर्ड्स पढ़ते हैं। रिचर्ड्स हमारे काव्यशास्त्र के एकदम नवीन आचार्य हैं पश्चिम के। रिचर्ड्स को अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ठीक, रिचर्ड्स की पुस्तक द फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, C.K. आगडेन और जेम्स वुड। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, C.K. आगडेन। ये इन अपने साथियों के साथ मिलकर लिखा, C.K. आगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर लिखा इन्होंने द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, और C.K. आगडेन के साथ दूसरी पुस्तक लिखी द मीनिंग ऑफ मीनिंग। इन पुस्तकों के रचयिता भी रिचर्ड्स हैं, लेकिन रिचर्ड्स की अपनी कौन सी पुस्तक है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक। ये लिखते रिचर्ड्स आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा मानते, ये बात भी हमने जाना। इनके मूल स्तंभ कौन से हैं? मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत इनका है। संप्रेषण ही आलोचना का चरम लक्ष्य है, ऐसा ये कहते हैं, यानी संप्रेषण होना बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य का प्रयोजन, संतुलित विश्रांति को काव्य का प्रयोजन मानने वाले ये रिचर्ड्स हैं, जो काव्य का प्रयोजन संतुलित विश्रांति को मानते हैं। रिचर्ड्स ने क्या लिखा है? नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इत्यादि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। आज हमने पश्चिम काव्यशास्त्र के कुछ विद्वानों को पढ़ा। अगले 10 मिनट्स में फिर किसी टॉपिक को लेके आएंगे और उसको हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, राम राम।